हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2024-25 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 5वें क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 8 का संबंध है 19 के साथ में, 5 का संबंध है 13 के साथ में, तो 7 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि 8 से यहां पर 19 कैसे बना है। फिर उसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि 5 से यहां पर 13 कैसे बना है। फिर सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 7 से यहां पर क्या बनेगा। तो यहां पर इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर 8 से 19 कैसे बनेगा, तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले तो इस 8 का किया गया है 2 गुना और इसके अंदर ऐड किया गया है 3। तो यहां पर देखिए 8 दूना हो जाएगा 16, 16 के अंदर प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19। और ध्यान से देखिए 19 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि 5 से यहां पर 13 इसी प्रकार से बना है क्या, तो क्या करेंगे यहां पर भी हम क्या कर देंगे, 5 का कर देंगे 2 गुना और इसके अंदर कर देंगे प्लस 3। तो देखिए 5 का 2 गुना होता है 10 और 10 के अंदर प्लस 3 कर देंगे तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और यहां पर देखिए 13 आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 7 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 7 का भी क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे और इसके अंदर क्या कर देंगे प्लस 3 कर देंगे। तो 7 का 2 गुना कितना होता है, 7 का 2 गुना होता है 14, 14 के अंदर प्लस 3 कर देंगे तो 14 और 3 हो जाएगा 17। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 17। अब हमें देखना है कि 17 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 17 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि यह दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि सीरीज में आपको कौन कौन सी संख्या दी गई है। तो यहां पर देखिए सीरीज में संख्या दी गई है 5, 5 के बाद में 12, 12 के बाद में 26, 26 के बाद में 54 और 54 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। फिर उसके बाद में दिया गया है 222 और 222 के बाद में दिया गया है 446। तो इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर देखिए 5 से यहां पर 12 कैसे बनेगा, तो यहां पर 5 से 12 बनाया गया है कैसे, तो देखिए यदि हम 5 का क्या कर दें 2 गुना कर दें और इसके अंदर क्या कर दें प्लस 2 कर दें, तो 5 का 2 गुना होता है 10, 10 के अंदर प्लस 2 कर देंगे तो 10 और 2 हो जाएगा 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 26 है, तो 12 से 26 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 12 का क्या कर दें 2 गुना कर दें और इसके अंदर भी प्लस 2 कर दें तो 12 का 2 गुना होता है 24, 24 के अंदर प्लस 2 कर देंगे तो
24 और 2 हो जाएगा 26 है। फिर देखिए 26 से कितना बन रहा है 54 है, तो 26 से 54 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 26 का भी क्या कर दें 2 गुना कर दें और इसके अंदर क्या कर दें +2 कर दें, तो यहाँ पर देखिए 26 दुआ हो जाएगा 52, 52 के अंदर +2 कर देंगे तो 52 और 2 हो जाएगा 54 है। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 54 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 54 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस 54 का हम पहले तो कर देंगे 2 गुना और इसके अंदर कर देंगे +2। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 54 का 2 गुना कितना होता है 108 होता है और 108 के अंदर +2 कर देंगे तो 108 और 2 हो जाएगा 110, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 110। अब हमें देखना है कि 110 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 110 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके, जीएस, साइंस और इन सभी के अलावा बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जा रहा है। और इसके साथ में इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी जीके, जीएस, साइंस, बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स की जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाला है और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये पीडीएफ लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 4 दिसंबर 2010 को रविवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए, और मेरे भाई याद रखना आपके एनटीपीसी एग्जाम के अंदर कैलेंडर से संबंधित प्रश्न लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में आपको बोला गया है कि 4 दिसंबर 2010 को कौन सा वार था, रविवार था। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहां पर स्पष्ट बोला गया है कि 4 दिसंबर 2010 को क्या था, रविवार था। तो मेरे भाई दिसंबर का महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो यहां पर देखिए दिसंबर महीना होता है 31 दिन का। अब 31 दिन में कितने दिन जा चुके हैं, 4 दिन, यानी कि 4 दिसंबर का वार कौन सा है, रविवार है। तो यहां पर देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 31 में से -4 कर देंगे। तो 31 में से -4 करेंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, 27। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। तो मेरे भाई इस क्या करेंगे, इस 27 के अंदर जितने दिन पूछ रहा है, यानी कि ये तो कितने दिन बचे हुए हैं, 27 दिन तो बचे हुए हैं दिसंबर महीने के, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। तो 27 के अंदर क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। तो 27 और 3 कितना हो जाएगा, तो 27 और 3 हो जाएगा 30। अब करना क्या है, इस 30 के अंदर भाग देना है 7 का। 7 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि 7वें दिन क्या होता है, वार रिपीट होता है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए यहां पर हम क्या कर देंगे, 30 के अंदर भाग दे देंगे कितने का, 7 का। तो यहां पर देखिए ये चला जाएगा 7 चौका 28, ठीक है। यहां पर शेष दिन कितना बच जाएगा, 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यदि रविवार के अंदर शेष दिन 2 को जोड़ देंगे तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा ये हमें पता चल जाएगा। तो यहां पर देखिए मेरे भाई रविवार हमें दिया गया है, तो रविवार के अंदर कितने दिन जोड़ने हैं, 2 दिन है। तो देखिए रविवार के अंदर पहला दिन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी क्या होगा, सोमवार होगा।
और सोमवार के अंदर एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। यानी कि 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, तो 3 जनवरी 2011 को वार या दिन होगा मंगलवार। ठीक है, अब हमें देखना है कि मंगलवार किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर मंगलवार हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको कैलेंडर से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताइए। यानी कि आपसे पूछा गया है कि इन 5 शब्दों का सही क्रम क्या है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, और देखिए ये प्रश्न भी आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आप फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर आप सभी के सामने जितने भी शब्द दिए गए हैं इन शब्दों को ध्यान से देखना है और इनका सही क्रम आपको बताना है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर आप सभी के सामने जो ये 5 शब्द दिए गए हैं ये पांचों के पांचों क्या है, राज्य हैं। अब इनको सही क्रम में व्यवस्थित हम कैसे करेंगे, तो देखिए जब भी आपको राज्य दिए जाएं और सही क्रम पूछा जाए तो आपको क्या करना है, क्षेत्रफल के आधार पर इनको सोल्व करना है। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चलना है सबसे छोटे राज्य से और सबसे छोटे राज्य से आपको चलना है क्रम वाइज बड़े राज्य की ओर। यानी कि आप सभी के सामने जितने राज्य दिए गए हैं ओनली फॉर इनके अंदर। ठीक है, या तो हम चलेंगे छोटे से बड़े राज्य की ओर, यदि इससे सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, फिर आपको चलना है बड़े राज्य से छोटे राज्य की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे किसको, छोटे राज्य से बड़े राज्य की ओर। ठीक है, अब देखेंगे किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर इन 5 राज्यों में से सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो इन सभी राज्यों में से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है नागालैंड। तो सबसे पहले भरा जाएगा नागालैंड यानी कि बी। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि नागालैंड राज्य से बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर है। तो मेरे भाई नागालैंड से बड़ा है कौन सा, असम राज्य है। ठीक है, यानी कि नागालैंड राज्य से क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा राज्य बड़ा है, असम राज्य है। तो यहां पर बी के बाद में हम भर देंगे क्या, ई। अब इसी प्रकार से कंटिन्यू आपको देखना है, असम राज्य से बड़ा राज्य कौन सा है, तो असम राज्य से बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर बिहार राज्य है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, ई के बाद में भर देंगे ए को। ठीक है, अब बिहार के बाद में देखेंगे कि बिहार राज्य से बड़ा कौन सा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर है, तो बिहार राज्य से बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य है। तो ए के बाद में भरा जाएगा सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब उत्तर प्रदेश राज्य से बड़ा देखना है कि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य से बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य से बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान राज्य है। तो सी के बाद में भरा जाएगा डी। अब हमें देखना है कि बी ई ए सी डी ये क्रम हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ध्यान से देखिए ये क्रम हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो इस टाइप के प्रश्न को सोल्व किया जाता है कैसे, तो या तो इस टाइप के प्रश्न को सोल्व किया जाता है किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, या फिर इस टाइप के प्रश्न को सोल्व किया जाता है रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस टाइप के प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम के अंदर है। तो देखिए जब भी आपको जिस तरफ बड़ी संख्या दिखाई दे तो इस टाइप के प्रश्न को 90% बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व किया जाता है। तो यहां पर देखिए इस आकृति के अंदर
बड़ी संख्या दिख रही है हमें किसके अंदर, कॉलम के अंदर है, तो हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कॉलम के अंदर है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई हम सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहां पर इस प्रश्न के अंदर लॉजिक लगाया गया है क्या। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर इस पहले कॉलम के अंदर यहां पर पता करना है कि यहां पर 24 कैसे आया है। फिर इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि इस दूसरे कॉलम में यहां पर 504 कैसे आया है। फिर इसी प्रकार से हम यहां पर पता करेंगे कि इस तीसरे कॉलम में यहां पर 30 कैसे आया है। तो यहां पर इस प्रश्न को सोल्व किया गया है कैसे, तो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर इस पहले कॉलम में यहां पर 24 कैसे लिखा गया है, तो देखिए इस 24 के जस्ट ऊपर कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो यहां पर 24 लिखा गया है कैसे, तो इन तीनों संख्याओं को आपस में क्या किया गया है, गुणा किया गया है। तो यहां पर देखिए पहली संख्या है 2, दूसरी संख्या है 3 और तीसरी संख्या है 4। तो यहां पर इन तीनों संख्याओं को गुणा करिए, तो यहां पर देखिए 2 तिया कितना हो जाएगा 6 और 6 चौका कितना हो जाएगा 24। और ध्यान से देखिए 24 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि इस दूसरे कॉलम में सेम इसी प्रकार से यहां पर 504 लिखा गया है क्या, ठीक है। तो यहां पर देखिए 504 के जस्ट ऊपर भी कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो हम क्या करेंगे इन तीनों संख्याओं को भी हम आपस में गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए 9 गुणा 8 गुणा 7, ठीक है, तो इन सभी को गुणा करिए। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए 9 8 कितना हो जाएगा 72 है, और 72 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 72 सत्ते हो जाएगा यहां पर 504। और ध्यान से देखिए 504 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से यहां पर ज्ञात करेंगे कि यहां पर इस तीसरे कॉलम के अंदर यहां पर 30 इसी प्रकार से बना है क्या। तो यहां पर क्या करेंगे 30 के जस्ट ऊपर भी कितनी संख्या है, 3 संख्या है, पहली संख्या है 5, दूसरी संख्या के स्थान पर क्या है प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू में ज्ञात करनी है, उसके बाद में है 6। अब इन तीनों संख्याओं को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहां पर देखिए 5 गुणा फिर क्या है प्रश्न चिन्ह, तो यहां पर हम लिख देंगे प्रश्न चिन्ह, उसके बाद में क्या है 6 है। अब इन सभी संख्याओं को गुणा करके हमें क्या ज्ञात करना है, 30 ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम गुणा कर देंगे किसको, 5 और 6 को, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बच रहा है, गुणा के अंदर बच रहा है प्रश्न चिन्ह। अब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि उस संख्या का गुणा यदि हम 30 के साथ में करें तो इसके बराबर में कितना आ जाए, 30 आ जाए। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यदि हम यहां पर देखिए यदि हम 30 का गुणा कर दें किसके साथ में, 1 के साथ में, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 1 रख दें और 30 का गुणा 1 के साथ में कर दें, तो यहां पर आ जाएगा 30 एकम 30, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 1। अब हमें देखना है कि 1 किसी ऑप्शन में है, तो हां सर 1 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इस क्लास के अंदर आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक देखना है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न भी हम देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, न्यूटन के गति का पहला नियम किस पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है ऊर्जा संरक्षण पर है, ऑप्शन बी है बल पर है, ऑप्शन सी है जड़त्व पर है, और ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण पर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि न्यूटन के गति का पहला नियम किस पर आधारित है, तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि न्यूटन के गति का पहला नियम आधारित है जड़त्व पर है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इस क्लास के अंदर सभी टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जयपुर शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है ए ओ ह्यूम, ऑप्शन सी है WC बनर्जी और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। यानी कि इनका पूरा नाम था, क्या नाम था? WC बनर्जी का पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि पुरस्कार से संबंधित प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। और यहां पर आपसे पूछा गया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जल का पीएच मान क्या होता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जल का पीएच मान कितना होता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जल का पीएच मान होता है 7। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहां पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि यहां पर रक्त का पीएच मान कितना होता है, और यह प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो सभी को इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, और इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसलिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है। और जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से आता हो तो उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। ठीक है, इससे आपकी तैयारी का पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे NTPC एग्जाम 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर काम करता है? ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण बल पर, और ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पर। तो यहां पर देखिए इन चारों में से सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि जो परमाणु बम होता है ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर काम करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो परमाणु बम होता है ये नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? तो यहां पर देखिए सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है
है, ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। किस रूप में? एटीपी के रूप में। ठीक है, तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहां पर एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए मॉनिटर है, ऑप्शन बी है प्रिंटर है, ऑप्शन सी है टच स्क्रीन है और ऑप्शन डी है कीबोर्ड है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है। तो यहां पर देखिए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, यानी कि जो टच स्क्रीन डिवाइस होता है ये इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 2014 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2015 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2016 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2017 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था वर्ष 2015 में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर का मदरबोर्ड क्या है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड मुख्य सर्किट बोर्ड है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है ये मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। तो 15वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 2023 में चंद्रयान 3 मिशन किस स्थान पर लैंडिंग की थी? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि चंद्रयान मिशन 3 2023 में किस स्थान पर लैंडिंग किया था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि 2023 में चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हाल ही में 2024 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का समझौता किन देशों के साथ जुड़ा हुआ है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हाल ही में 2024 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर समझौता भारत, सऊदी अरब और अमेरिका इन 3 देशों से जुड़ा हुआ है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय महिला ने 2023 में यूएस ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय महिला पीवी सिंधु ने 2023 में यूएस ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है मुंबई शहर को, ऑप्शन बी है सूरत शहर को, ऑप्शन सी है अहमदाबाद शहर को और ऑप्शन डी है कोलकाता शहर को। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद शहर को। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखिए अब सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके, जीएस, साइंस, बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और इस 21,000 क्वेश्चनों के पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जा रहा है। और मेरे भाई ये 21,000 क्वेश्चन है आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। और इन 21,000 क्वेश्चनों को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। और इन सभी क्वेश्चनों के अलावा इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी, यानी कि जीके, जीएस, साइंस, बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स की जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाला है। और इन सभी के अलावा आपको 1500 प्लस क्वेश्चन है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के भी बिल्कुल फ्री के अंदर दिए जाएंगे। ठीक है, अब जो भी बच्चा ये पीडीएफ लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग के दौरान कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग के दौरान अभिज्ञान शकुंतलम प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।